माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैं DSSB 2021 डोमेस्टिक साइंस टीचर का जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, उसका जो फाइनल सेक्शन है, आप लोगों के आपका जो डोमेस्टिक साइंस वाला पार्ट दिया हुआ है, वहां जो आपका फाइनल सेक्शन है स्टूडेंट डिसिप्लिन 5, उसके आप लोगों के क्वेश्चंस लेकर मैं आई हूं। और आज इन 20 क्वेश्चंस को करने के बाद स्टूडेंट आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहे तो इसका खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन की आपकी जो पीडीएफ है, इसकी आंसर की है, वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग मेरे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। चेक कीजिएगा टेलीग्राम पे, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। सो आप लोगों को मेरा यहाँ पर चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप लोगों को ये सारी पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगी, जिससे आप लोग अपना एक बार सेल्फ इवेल्युएशन खुद से भी करके देख सके। तो चलिएगा स्टूडेंट, आगे बढ़ेंगे और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के सामने है, प्रोटीन चयापचय का परिणाम में नहीं होता है। आपको बताना है कि जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके दौरान आपका क्या चीज इनमें से निर्मित नहीं होगी। तो स्टूडेंट ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, प्रोटीन का जब भी मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिक एसिड भी बनता है स्टूडेंट, अमोनिया भी बनता है एंड यूरिया भी बनता है, ये आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा एसिटिक एसिड, क्योंकि ये नहीं बनता। एसिटिक एसिड पता है ना क्या होता है, सिरका, तो वो नहीं बनेगा स्टूडेंट। बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस आप लोगों के सही हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए आपका सही आंसर यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है। आगे क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में बोमन कैप्सूल संबंधित होता है। तो भाई आपका जो ये, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट नेफ्रॉन की, बोमन कैप्सूल की, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये आपके स्टूडेंट किडनी से संबंधित होते हैं। एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोमन कैप्सूल कहते हैं, और ये आपका किडनी में पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है किडनी संख्या में 2 होती हैं, कहा जाता है भाई सेम के बीच के समान आकृति आपकी किडनी की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, मछली के जिगर का तेल यानी कि जो आपका फिश लिवर ऑयल है, ठीक है, वो किस चीज का एक बेस्ट सोर्स होता है। फिश लिवर ऑयल आपको बताना है किस चीज का बेस्ट सोर्स होता है, विटामिन ए का, विटामिन ए और डी का, विटामिन सी का, या फिर विटामिन बी और सी का। सो स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर क्या बनेगा, विटामिन ए और डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मछली में क्या होता है, विटामिन ए होता है इन द फॉर्म ऑफ किसमें, रेटिनॉल की फॉर्म में। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए और डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मछली में विटामिन ए भी होता है आपके रेटिनॉल की फॉर्म में, और विटामिन डी भी पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होता क्या है आखिर। स्टूडेंट जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट, उसमें जो पूरा ब्लड फ्लो होता है वो आपका आर्टरीज, वेन्स, ब्लड वेसल्स में होता है, ठीक है, धमनी, शिराओं और रक्त वाहिकाओं में होता है। और जो स्टूडेंट आपका क्या होता है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है स्टूडेंट, वहां पे ऐसा नहीं होता, ब्लड आपका एक तरीके से फ्री मैनर में फ्लो होता है। सो ये किस में पाया जाता है स्टूडेंट, तिलचट्टे में पाया जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा समय नियोजन का चरण नहीं है, टाइम प्लानिंग का आपको बताना है कौन सा स्टेप नहीं है। सो ऑप्शन देखिएगा, प्रत्येक गतिविधि के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाना। भाई हम एक एस्टिमेशन करेंगे ना टाइम का, कि हमें ईच एंड एवरी एक्टिविटी के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। एक दिन में की जाने वाली सभी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना और उन्हें लचीले और गैर लचीले श्रेणियों में समूहीकृत करना। आप क्या करते हो, आप देखते हो कि भाई एक दिन में मुझे कौन कौन से काम करने हैं, और इनमें से कौन से काम स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, कि जिनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ भाई अपने टाइम को, कि ठीक है पहले ये नहीं पहले ये कर लीजिएगा। और कुछ ऐसे जो कि बिल्कुल फिक्स्ड है, जो कि एक डिसाइडेड टाइम पे ही होने हैं, ऐसी एक्टिविटीज को आप लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट। एंड एक निश्चित समय के भीतर की जाने वाली गतिविधियों को संतुलित करना, एक डिसाइडेड टाइम पीरियड में आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनका बैलेंस क्रिएट करना, जिससे आपको टोटल टाइम का अंदाजा लग जाए। तो ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक गतिविधि के लिए कोई विशेष समय निर्दिष्ट नहीं करना। भाई जब काम अलग अलग होंगे तो हर काम को, हर एक्टिविटी को आपको अलग अलग टाइमिंग्स तो देने पड़ेंगे ना, तो यही आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के
के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल सच है ना, कि हम जब अलग अलग तरीके के काम करते हैं स्टूडेंट, तो हमें अलग अलग मात्रा में ऊर्जा रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि अगर मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, पढ़ रही हूँ, तो तब मुझे कम ऊर्जा रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं क्या कर रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ, तो मुझे ज्यादा ऊर्जा रिक्वायर्ड होगी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारी गतिविधि की श्रेणी में आती है? एक हैवी वर्क में क्या काम आता है स्टूडेंट, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? तो देखिए, टीवी देखने में उतनी ऊर्जा नहीं जाएगी, पढ़ने में नहीं जाएगी, खाना बनाने में भी नहीं जाती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा जाती है आपका पोछा लगाने में। ठीक है, जो पोछा लगाया जाता है स्टूडेंट, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट, इनमें से कौन सा सही नहीं है? अगेन आपको नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। गैर मानव संसाधन व्यक्ति या समुदाय से संबंधित हो सकते हैं, यानी कि जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है स्टूडेंट, वो आपके एक इंडिविजुअल से या फिर एक समुदाय से संबंधित हो सकते हैं, गैर मानवीय संसाधन। ठीक है, यानी कि आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन वे संसाधन है जो व्यक्ति के हैं और दूसरे द्वारा नहीं छीने जा सकते, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है स्टूडेंट, वो हैं जो एक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और आप उन्हें छीन नहीं सकते, यानी कि कोई अनदर पर्सन उसे छीन नहीं सकता। मानव संसाधन वे संसाधन है जो व्यक्तियों के हैं और दूसरों द्वारा छीने जा सकते हैं। गैर मानव संसाधनों को दूसरों द्वारा लिया जा सकता है और साझा किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका सही स्टेटमेंट है। और गलत स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि मानवीय संसाधन वे हैं जो व्यक्ति के अंदर तो हैं पर दूसरों द्वारा छीने जा सकते हैं। देखिए, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट, वो मनुष्य के अंदर होते हैं। ठीक है, आप उन्हें छू नहीं सकते, बट उन्हें कोई स्टूडेंट क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। वो उस व्यक्ति के अंदर है तो वो उसी के रहेंगे, उन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, सो उन्हें कोई साझा भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की विधि वसा को खाना पकाने के माध्यम के रूप में उपयोग की जाती है? तो स्टूडेंट हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कुकिंग मेथड ऐसा है जहां पे फैट एज ए मीडियम ऑफ कुकिंग इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है स्टूडेंट कि आपके भोजन पकाने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, जहां पे आप कहीं पे ड्राई हीट यूज करते हो, कहीं पे स्टूडेंट आप लोग फैट का यूज करते हो, कहीं पे आप वाटर का यूज करते हो, अलग अलग माध्यम से भोजन को पकाते हो। तो स्टूडेंट, जो आपका बेकिंग है वहां पे ड्राई हीट यूज होती है ना। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जो बेकिंग है स्टूडेंट, जो ग्रिलिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों में ड्राई हीट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सॉटेइंग की, तो सॉटे करने के लिए हमें थोड़ा सा फैट डालना होता है स्टूडेंट, और उसके बाद हम चीज को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, सॉटे करते हैं। स्टीमिंग स्टूडेंट प्योरली आपका किससे कनेक्टेड है, ये वाटर से कनेक्टेड है, नमी से कनेक्टेड है। सो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सॉटिंग मेथड आपका एक ऐसा मेथड है जहां पे हम फैट को एज ए मीडियम ऑफ कुकिंग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने है। देयर आर 4 स्टेप इन अ मैनेजमेंट प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन प्रॉपर ऑर्डर? भाई ये तो ना एक फेवरेट क्वेश्चन है डोमेस्टिक साइंस होम साइंस वालों का, कि ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा जो भी होम साइंस से कनेक्टेड है। देख लीजिएगा, मैनेजमेंट प्रोसेस आप लोग जानते हो, प्रबंध प्रक्रिया जो होती है, आपको पता है उसके चरण बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि उसके चरणों का सही सीक्वेंस क्या होगा। देखिए, सारे ऑप्शन में एक चीज अच्छी है कि 4-4 आपको पॉइंट मिल रहे हैं देखने के लिए, तो 4 तो स्टेप होने ही होने हैं। सीक्वेंस हमें लगाना है स्टूडेंट। क्या सीक्वेंस जाएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं स्टूडेंट, यानी कि जो हमने योजना बनाई है उसे हम क्रम में व्यवस्थित करते हैं, क्रमबद्धता लेकर आते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर स्टूडेंट हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि जो योजना मैंने डिसाइड की थी, मैंने उसको सीक्वेंस में लगाया, हम उसे क्या करेंगे, फ्लोर पे लेकर आएंगे, हम उसे परफॉर्म करेंगे। जब हम परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट, उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या ये सही से परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है, रिजल्ट क्या आए हैं। अब एक ना क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैम मॉनिटरिंग में और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है। आप लोगों को बता देती हूँ स्टूडेंट कि मॉनिटरिंग ना आपके प्रोसेस के साथ साथ चलती है, कि जब आप ये देखते रहते हो, निगरानी करते रहते हो कि जो स्टेप्स आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोग्रेस कितनी चल रही है ना, क्या सुधार हो सकते हैं। पर स्टूडेंट, जो इवेल्युएशन है वो लास्ट में होता है, यानी कि काम को पूर्ण करने के बाद आप इवेल्युएशन करेंगे, बट मॉनिटरिंग आपको साइड बाय साइड करनी रहती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी के पास सीमित संसाधन है, यानी कि हमें अगर अपने गोल्स
को अचीव करना है तो हमारे पास सबके पास क्या रहते हैं भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने का तरीका नहीं है? आप लोगों के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज करने का जो एक इफेक्टिव मैनर है वो कौन सा नहीं है, वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिएगा, अब आंसर देखिए। सुनिश्चित करें कि संसाधन बर्बाद ना हो। भाई ये बात तो सच है ना, कोई भी रिसोर्स हमें वेस्ट थोड़ी ना करना है। संसाधनों को लंबे समय तक चलने के तरीके खोजें। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे मैं इनका मिनिमम यूज करके मैक्सिमम आउटपुट दे सकती हूँ, और कैसे मैं इन्हें सस्टेनेबली यूज कर सकती हूँ। भाई ये जरूर सोचना है जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उनका बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है संसाधनों का उपयोग करने के वैकल्पिक तरीके खोजो। कभी भी एक रिसोर्स को इस तरह इस्तेमाल मत करो स्टूडेंट कि उससे एक ही काम किया जा सके। ऑल्टरनेटिव आपको उसके ढूंढने पड़ेंगे कि कहां कहां आप उसे यूज कर सकते हैं, और अगर हमारे पास एक रिसोर्स कम है तो उसका विकल्प कौन सा हो सकता है जो सेम वही हमारी हेल्प करे जो कि वो रिसोर्स करता जो हमारे पास कम मात्रा में है। सो ये तीनों आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है स्टूडेंट। आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, क्योंकि नहीं वाला ऑप्शन पूछा है, दूसरों को वंचित करके भी संसाधनों का संरक्षण करना। भाई दूसरों को मिले या ना मिले, मुझे मिल जाए, यही एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यही आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था में लड़कों व लड़कियों में समान रूप से होता है? एडोलसेंस का टाइम पीरियड है। भाई आप लोग जानते हो एडोसल्स को किस नाम से जाना जाता है? एक ट्रांजिशनल फेज के नाम से जाना जाता है, एक स्ट्रेस की अवस्था कहते हैं उसे, स्ट्रॉम की अवस्था कहते हैं। तो लड़के और लड़कियों में जो एक समान चीजें होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट? सिंपल सी बात है, मुहासे, है ना, एक्ने। लड़कों में लड़कियों में दोनों में एक समान देखे जाते हैं जो मुहासे होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के रेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगेन नहीं वाला स्टेटमेंट चुनना है। अब ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। कृत्रिम तंतु निर्माण पेट्रो रसायन उत्पादों से किया जाता है। जो आपके सिंथेटिक फाइबर बनते हैं वहां पे पेट्रोलियम को भी यूज किया जाता है, तो ये बात तो सच है भाई। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रोटीन तंतु पशु स्रोतों से आते हैं, तो ये भी बात सच है स्टूडेंट कि जो आपके प्रोटीन फाइबर होते हैं वो आपको किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि आपका वूल हो गया, सिल्क हो गया, है ना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पुनः उत्पादित तंतु मानव निर्मित तंतु का ही एक प्रकार है, यानी कि जो आपके रीजनरेटेड फाइबर होते हैं जैसे कि रेयन, वो आपका एक तरीके का मैन मेड फाइबर का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी बात सच है। तो फिर गलत क्या है? सेल्यूलोजिक तंतु मानव निर्मित होते हैं। भाई ये आपका सही आंसर है, और ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि सेल्यूलोजिक फाइबर स्टूडेंट कभी भी मानव निर्मित नहीं होते हैं, वो आपके नेचुरल होते हैं। जैसे कॉटन हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, हैम्प हो गया, सीसल हो गया, सब आपके सेल्यूलोजिक हैं, एंड सब आपके क्या है? प्रकृति ने दिए हैं, मनुष्य ने नहीं दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के सामने है। परिवार और समाज में नैतिक और मूल्य महत्वपूर्ण है। अब ये मूल्य है क्या? ध्यान से देखिएगा। विचार, विश्वास, बाल्यावस्था से सीखे गए गुण और समाज द्वारा निर्धारित नैतिक मानक। तो आपके परिवार और समाज में नैतिकता और मूल्य बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। तो मूल्य क्या है? विश्वास है, आपका विचार है, बाल्यावस्था से सीखे गए गुण है, या फिर समाज द्वारा निर्धारित एक नैतिक मानक है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? 1 2 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मूल्य एक विचार है, मूल्य एक विश्वास है, और मूल्य स्टूडेंट वो गुण है जिन्हें हम बचपन से सीखते हुए आते हैं। तो समाज द्वारा निर्धारित एक नैतिक मानक यानी कि एक स्टैंडर्ड आपका कभी भी मूल्य नहीं हो सकता। मैंने कल भी बताया था कि मूल्य क्या होते हैं? मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले तत्व होते हैं, यानी कि हमारे व्यवहार में है, विचार में है, विश्वास में है, आचार में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको बताना है पॉलिएस्टर तंतु किस तरह का आपका फाइबर होता है, तंतु होता है, ये आपका क्वेश्चन है। पॉलिएस्टर एक प्रोटीन फाइबर है, सेल्यूलोजिक फाइबर है, सिंथेटिक है और प्राकृतिक है। सो मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, जो पॉलिएस्टर होता है वो आप लोगों का क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है, मैन मेड फाइबर होता है स्टूडेंट, एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। और ज्यादातर आप लोगों के जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं या सिंथेटिक फाइबर होते हैं स्टूडेंट, इनको किस तरह से बनाया जाता है? आर्टिफिशियल तो मैं नहीं कहूंगी, खैर इन्हें आपका आप कह सकते हो कि मैन मेड है, सिंथेटिक है। और जो आपके मैन मेड एंड सिंथेटिक फाइबर होते हैं उन्हें ज्यादातर स्टूडेंट आपकी मेल्ट कटाई के द्वारा बनाया जाता है, मेल्ट स्पिनिंग के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ पे पॉलिएस्टर आपका एक सिंथेटिक और आपका कृत्रिम रेशा यानी कि एक मैन मेड फाइबर हो जाएगा। यही आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रोटीन, सेल्यूलोजिक और प्राकृतिक ये नहीं होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे एक अच्छे बजट की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है। हम एक बजट बना रहे हैं भाई, और एक बजट की अच्छे बजट के अंदर इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, ये आपका क्वेश्चन है। पैसे का उचित सटीक आवंटन करना। भाई पैसे का आप क्या करोगे, उचित एक बैलेंस बनाओगे, एक डिसाइडेड आपको बताना होगा अमाउंट कि भाई इतना पैसा इस चीज में खर्च हुआ है, तो आपको उचित तरीका तो बताना होगा, सटीक आपको अपना बिल या जो भी कुछ आप बना रहे हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आय का सटीक अनुमान लगाना, हम पैसे को खर्च कहाँ कर रहे हैं ये भी हमें देखना है, पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी हमें देखना है, बिल्कुल एक क्लियरिटी के साथ ये चीज होनी चाहिए। और स्टूडेंट व्यय का सटीक अनुमान लगाना, हम कहाँ खर्च करेंगे आने वाली आय को, हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें कितना पैसा खर्च होगा, पैसा कहाँ से आने वाला है, एक डिसाइडेड टाइम पीरियड में कहाँ से कितना पैसा आएगा, जो हमने लिस्ट बनाई है उस पर कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तीनों पॉइंट पॉजिटिव है तो ये तो आंसर होंगे नहीं। आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, योजना पर बने रहने के लिए एक निश्चित बजट तैयार करना। ठीक है, योजना पर बने रहने के लिए एक निश्चित बजट तैयार करना। कभी भी स्टूडेंट आपका बजट ना फिक्स नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बजट में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि जो आप अपनी चीज को एम को आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अपने बजट में दीजिएगा जिससे इमरजेंसी सिचुएशंस पे आप उसे मैनेज कर सको। तो बिल्कुल रिजिड आपके बजट को नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सेल्यूलोजिक तंतु के उदाहरण आपको बताने हैं कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, सेल्यूलोजिक तंतु आपको प्रकृति से मिलते हैं। अब एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, अगर मैं बात करती हूँ ऊन की और रेशम की, तो ये दोनों स्टूडेंट आपके सेल्यूलोजिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपके होते हैं प्रोटीन फाइबर, जो कि आपको किससे मिलते हैं स्टूडेंट, एनिमल से मिलते हैं। इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, वही आंसर हो जाएगा। सो थर्ड और फोर्थ जहां पे भी है वो आंसर नहीं होगा। थर्ड देखिए यहाँ पे है, थर्ड देखिए यहाँ पे है, थर्ड देखिए यहाँ पे है, तो ये आंसर नहीं होंगे स्टूडेंट। आंसर बचा है आपका फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि कपास और लिनन स्टूडेंट आप लोगों के सेल्यूलोजिक फाइबर होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा बचाने का तरीका नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन का मेथड कौन सा नहीं है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ध्यान से देख लीजिएगा, अतिरिक्त गतिविधियों में कटौती और गतिविधियों का संयोजन करना। आप कोऑर्डिनेशन बिठाइएगा अपनी सारे एक्टिविटीज में, और जो आपके अननेसेसरी मूवमेंट आप कर रहे हैं ना उनको स्टॉप कर दीजिएगा, तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है हमारे लिए। दूसरा है श्रम बचत उपकरणों का उपयोग करना। भाई आपके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं स्टूडेंट जो एनर्जी सेविंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि अगर मुझे चटनी बनानी है तो मुझे क्यों सिलबट्टे का यूज करना, मैं मिक्सर ग्राइंडर से भी बना सकती हूँ। मुझे कपड़े धोने हैं, मैं क्यों हाथ से धोऊं, मैं वॉशिंग मशीन से धो सकती हूँ। सो ये क्या होते हैं, आपके श्रम बचत उपकरण होते हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आप अपनी ऊर्जा को बचा पाते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। किसी भी गतिविधि को करने के लिए कौशल विकसित करना। भाई कोई भी काम अगर करोगे ना और उसको करने की स्किल्स आपके अंदर है, तो आप खुद ही तरीका ढूंढ लोगे कि कैसे मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे दूं और मेरी कम से कम ऊर्जा यहाँ पे खर्च की जाए। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, नहीं वाला ऑप्शन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तनाव कम करने के लिए काम करते समय दोस्तों के साथ चैट करना, ये आपका भाई एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका नहीं होता है। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट पहचानना है जो सही वाला स्टेटमेंट है। सो स्टेपल फाइबर को गज या मीटर में नापा जाता है। स्टूडेंट जो आपके स्टेपल फाइबर होते हैं वो छोटे वाले तंतु होते हैं, तो आप उन्हें मीटर में नहीं नाप सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। छोटी लंबाई के तंतुओं को स्टेपल तंतु कहा जाता है, ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, यही आपका सही आंसर जाएगा। छोटी लंबाई के रेशे को फिलामेंट कहते हैं, ये आपका सही आंसर नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि फिलामेंट रेशे आपके लंबे धागे होते हैं। ठीक है, फिलामेंट को इंच या सेंटीमीटर में नापा जाता है, ये भी स्टूडेंट आपका गलत होगा, क्योंकि हम स्टेपल को सेंटीमीटर में या इंच में नापते हैं और फिलामेंटर को आपका गज और मीटर में नापा जाता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपने आंसर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, रेयन फाइबर एक उदाहरण है प्रोटीन फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर का, सेल्यूलोजिक फाइबर का और पुनः उत्पादित रेशे का। सो स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, कि जो आपका रेयन फाइबर है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रेयन है स्टूडेंट वो एक रीजनरेटेड फाइबर
फाइबर है, यानी कि जहां पे कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और उस पर केमिकल प्रोसेसिंग अप्लाई की गई है स्टूडेंट, और उसे बनाया गया है दोबारा से एक सिंथेटिक फाइबर के तौर पे, तो इसलिए उसको हमने पुनः उत्पादित रेशा कहा है। और ये स्टूडेंट एक ऐसा रेशा है जो कि सबसे पहला आपका पुनः उत्पादित रेशा है, जिसे रेयॉन कहा जाता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जो रेयॉन है स्टूडेंट, उसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो सिल्क जैसी चमक भी रखता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको वो स्टेटमेंट चुनना है जो कि गलत है। मूल्य व विचार वह अवधारणा है जिन्हें हम बचपन से सीखते हैं। ठीक है भाई, ये बात सच है कि मूल्य जो होते हैं स्टूडेंट, उन्हें इंसान बचपन से सीखता है। अगर आप चाहो कि भाई 20 साल के एक इंसान को आप सारे वैल्यूज इनकलकेट कर दो, सो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसे स्टार्टिंग से सिखानी पड़ती हैं चीजें, तभी वो उसके व्यवहार में आती हैं। ठीक है, नैतिकता वह तरीका है जिससे हम कठिन परिस्थिति में व्यवहार करते हैं। सो स्टूडेंट, ये बात भी सच है, नैतिकता वह तरीका है जिससे आप अपनी जो डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वहां पे बिहेव कैसे करते हो ये पता चलता है। नैतिकता हमारे मूल्यों की जांच करती है, भाई ये बात भी सच है। मोरालिटी क्या करेगी? हमारे वैल्यूज को कभी भी चेक कर सकती है। ठीक है, मूल्य हमारे नैतिकता की जांच करते हैं, ये गलत है। आप मूल्यों से नैतिकता की जांच नहीं कर सकते, पर आपके नैतिकता मूल्यों की जांच कर सकती है। तो यही स्टूडेंट आप लोगों का एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। और ये स्टूडेंट आप लोगों के थे 20 क्वेश्चन, जो आपका DSSB डोमेस्टिक साइंस टीचर का ऑफिशियल पेपर है 2021 वाला। आज हमने उसे कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट, और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस रहे उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कल फिर आप लोगों के साथ में ज्वाइन करूंगी और आप लोगों को कराने वाली हूं इस ईयर से जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो हमने ये सॉल्व किया है उससे प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी विद ऑफिशियल पेपर। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इस क्लास को अटेंड करके मजा आया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, सेल्फ इवेल्युएशन कीजिएगा कि तैयारी आपकी किस लेवल तक हो चुकी है और आगे अभी कितनी और जरूरत है। तो लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग कल को फिर से एक नई वीडियो के साथ। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।